हैं मैम। हाँ, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अध्यक्ष महोदय के डायलॉग हैं हिरमा की अमर कहानी, जो शोषित वर्ग और शोषक वर्ग के ऊपर ड्रामा था, एक्सप्लॉइटेड एंड द एक्सप्लॉइटर। तो इसमें एक विधानसभा का सीन है, तो अध्यक्ष का रोल हबीब साहब करते थे। तो एक पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ बस। चोरी छिपे सैकड़ों ठेकेदार, जो आजकल हो रहा है, मतलब सालों से हो रहा है, चोरी छिपे सैकड़ों ठेकेदार और उनके साथ मिले हुए 20 सरकारी आदमी और फॉरेस्ट के अधिकारी चारों तरफ जंगल काट रहे हैं और लाखों रुपए सरकारी खजाने से गबन कर रहे हैं। क्या इससे जंगल को नुकसान नहीं पहुंच रहा? लेकिन अगर एक आदिवासी 10-20 पेड़ काटकर अपने धर्म अनुसार खेती करना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है। कहा जाता है कि ये जंगल बर्बाद कर रहा है और उसे खेती छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। और इधर उसी के जंगल, उसी के माल को बड़े बड़े सेठ हजम किए चले जा रहे हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दिस इज हैपनिंग इवन टुडे। तो खैर आदिवासी इलाकों का तो अब बिल्कुल मतलब बर्बादी ही हो गई है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि साहित्य में सिर्फ जबान नहीं है, थिएटर के साहित्य में जबान और टेक्स्ट सिर्फ नहीं है, एम्फेसिस की बात, जो एक्टर संवाद बोलेगा सिर्फ वो बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ डेप्थ है, विषय वस्तु है। और उसमें साहित्य ऐसा होना चाहिए कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आपकी दिमाग की कमानियां, अपने दिमाग की कमानियां आप खोल सकें और आप सोचने, चिंतन मनन का उसमें हो अंश, तो साहित्य किसी काम का है। वरना वो साहित्य तो व्यर्थ ही माना जाएगा। उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप सोचें उसके बारे में। और कलम की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, जो शब्दों में जो ताकत नहीं होती वो कलम में होती है। तो आप अगर साहित्य की ऐसे बात कर रहे हैं, अभी रंगमंच को थोड़ा आम जिंदगी की मैं बात कर रही हूँ, आप को किसी से अगर बात नहीं करनी, आपको लग रहा है कि टकराहट हो जाएगी, तो आप अपनी बात कागज पे लिख के दे दीजिए। अ पीसफुल मेथड, बिल्कुल। और तो कलम की अपनी ताकत होती है। एक अब मैं गाना गाती हूँ हिरमा की अमर कहानी का, तो वो धरती की महिमा की गई है जिसमें, यही हमारी माँ तारी, ये धरती इतनी प्यारी। तो धरती को तो हमने इतना दुहा है, कामधेनु गाय जैसे, कि अब धरती इज रिवोल्टिंग, नेचर इज एंग्री। तो नेचर रिवोल्ट करेगा। ये जो कोरोना वायरस है, ये नेचर का रिवोल्ट ही, प्रोटेस्ट ही तो है। और क्या है, यही तो है। तो हमने पांचों तत्वों को इतना अपने लोभ की वजह से इतना हमने लूटा है, चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो, कहीं फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, कहीं तूफान, जल में भी हलचल आ रही। पांचों तत्व अभी हलचल में और आएंगे। तो ये तो पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में। तो मैं जरा गाती हूँ एक दो अंतरे बस। यही हमारी मातारी, ये धुन ज्योतिका रॉय की एक भजन से ली गई है, उस पे आधारित है धुन। ये छत्तीसगढ़ी धुन नहीं है, पुरानी जमाने की थी, वो सैगल के जमाने की। यही हमारी मातारी, ये धरती इतनी प्यारी, ये धरती इतनी प्यारी, यही हमारी मातारी, यही हमारी मातारी, पर्वत बन अभिमान दिखाती, बन के नदी
इतराती, पर्वत बन अभिमान दिखाती, बन के नदी इतराती। सूरज को भी यही बुलाती, चांद का दर्पण लाती, तारों की महफिल गरमाती, तारों की महफिल गरमाती, हवा का गीत सुनाती, यही हमारी महतारी। चंपा चमेली गुलाब गेंदा, फूल भी हैं हर जाति। चंपा चमेली गुलाब गेंदा, फूल भी हैं हर जाति। है खरगोश हिरन और बंदर, भालू शेर और हाथी, ये सब पशु पक्षी ये फूल, ये सब पशु पक्षी ये फूल, ये सब बचपन के साथी, यही हमारी महतारी। ये धरती इतनी प्यारी, यही हमारी महतारी। हम धरती के लाल हैं, धरती के सैनिक भी हम हैं। हम जंगल के वासी, जंगल के रक्षक भी हम हैं। सेवक भी पेड़ों के हम हैं, सेवक भी पेड़ों के हम हैं, और मालिक भी हम हैं। यही हमारी महतारी, यही हमारी महतारी। आवाज वाह वाह। तो सैनिक यानी आदिवासी सैनिक हैं, वो मालिक हैं, सेवक भी हैं पेड़ों के। तो ये ओरिजिनल जो भजन था ज्योतिका रॉय का, वो मीरा का था। मीरा लागो रंग हरी, और न सब रंग हटत करी, मीरा लागो रंग हरी, मीरा लागो रंग हरी। इस पे आधारित पुरानी धुन है भाई। बहुत बढ़िया। नगीन जी। हाँ जी। हाँ नमस्कार, मैं अनिल रंजन भौमिक बोल रहा हूँ। जी जी। आपको किस नाटक में काम करके ज्यादा मजा आता था? आपने तो, मैंने इलाहाबाद में आपको मुझे चरणदास चोर में देखा था। हाँ हाँ और हिरमा की कम अमर कहानी भी इलाहाबाद में हुआ है, बहुत पहले 86-87 में देखा था। हाँ। तो आपको कौन से नाटक में हबीब साहब के काम करके ज्यादा मजा आता था? मुझे मिट्टी की गाड़ी बहुत एंजॉय करती थी। मैं ऑर्केस्ट्रा में बैठ जाती थी, पूरा ड्रामा देखती थी, और वहां से गाना गाती थी, मंजीरा बजाती थी। मुझे मिट्टी की गाड़ी तो एंजॉयबल लगता था। तो उसमें इतना रंगीन ड्रामा था कि रंगीन इन द सेंस के समाज के हर तबके को उसमें दिखाया गया है। नाई को, चंडाल को, गणिका को, जुआरी को, ब्राह्मण को, मैत्रेय, सब ये भी दिखाया गया। और उसमें इतना नाच गाना होता था, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन था शूद्रक का, मिट्टी की गाड़ी। तो वो हम लोग वन तो ऑफ द इसको केवल बेस्ट फोटोग्राफ्स प्रोडक्शंस। में ही देख पाए हैं। ये नाटक हाँ बाद के दिनों में रिवाइव हुआ है फिर? नहीं, ये बाद में हुआ था। ये 1958 में पहली बार मिट्टी की गाड़ी किया था, जब 6 कलाकारों को लाए थे हबीब साहब छत्तीसगढ़ से। बिफोर नया थिएटर स्टार्टेड, मिट्टी की गाड़ी हिंदुस्तानी थिएटर में लाए थे। जी और जी। फिर मिट्टी की गाड़ी रिवाइव हुआ 1976 में। उसके बाद 1984
फिर 90s में मिट्टी की गाड़ी नहीं हुआ, 90s में अर्ली 90s में हुआ, पूनम करती थी वसंत सेना का रोल। उसके बाद इट स्टॉप्ड बिकॉज वी डिडंट हैव द कास्ट। हुलवा नहीं थे, गोविंद नहीं थे, तो फिर कास्ट नहीं थी हमारे पास, कलाकार नहीं थे। इस प्रस्तुति को तो हम लोग चित्रों में ही देखते हैं, केवल फोटोग्राफ्स में ही हाँ, देखते हैं। हाँ, जी हाँ। जी। आप कलकत्ते के हैं क्या? नहीं, हम इलाहाबाद में रहते हैं, बंगाली। भौमिक कलकत्ते। हमने नाम जी जी। सुन के हमको लगा, इसलिए कि हम आधे बंगाली ठहरे ना। हाँ हाँ, माता हमारा जी बंगाली, है। जी जी, मोनिका जी तो तो हमने बंगाली। सोचा कि जरा बंगाली में शुरू हो जाए बातचीत। हाँ हाँ, अपनी बोलते पारबेन, एकदम बोलते पारबेन, हमें अच्छा। बांगाली अच्छी। हाँ, तो ओमपारी को भी अच्छा आती है बंगाली। ओमपारी जी आगरा जी हाँ बाजार, जी। आगरा बाजार और चरणदास चोर जब लखनऊ में हुआ था तब देखा था। और हबीब साहब के साथ 3 दिन वर्कशॉप करने का भी अनुभव मिला था लखनऊ में, जब आईफॉर्म क्या इन्फॉर्म या कोई एक संस्था थी, उन्होंने कराया था 3 दिन का। पन्ना अच्छा संस्थान अच्छा। में हुआ था, वहां पे मैंने आगरा बाजार देखा था। और हाँ, अभी 90s की कलकत्ते बात है। में, हाँ अभी कलकत्ते में भी देखने का मौका मिला था 2 साल पहले, जब उर्दू थिएटर फेस्टिवल हुआ कलकत्ता में। हाँ, उसमें मैं नहीं थी। हाँ हाँ, हाँ मैंने वही पूछना था, क्योंकि आप हाँ इलाहाबाद में तो आई थी चरणदास चोर में, लेकिन हाँ, कलकत्ता बहुत नहीं सालों आई थी पहले आप। की जी बात है। जी, हाँ हाँ रूपकथा फेस्टिवल में आप आई थी। हाँ। चरणदास चौर में तो हम क्राउड में मालाबाई नहीं, के पास खड़े हो जाते थे और माला गीत को ऐसे गाती थी तकते आप। रहते थे जी जी हंसते हुए। जी जी। नहीं, तो आपने इलाहाबाद के शो में गाना गाया था। जी हाँ हाँ जी हाँ। जी। और एक और प्ले जो मेरे मन को बहुत छूता है वो है देख रहे हैं नैन। हाँ कर्म के बारे में है, गीता फिलोसफी जी जी। का उसका एक गाना सुनाइए। उसका गाना देख रहे हैं नैन का। हाँ जी 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 अच्छा, जी। वो बैराग वाला सुना देते हैं, इसलिए कि हाँ, वो वही वाला। बस थोड़े याद है मुझे, बाकी के तो लफ्ज याद नहीं है। अम, अब रहिए बैठ एक जंगल में, अब रहिए बैठ एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में, वो कर्म की गठरी सर पर है और बोझ भी उसका भारी है। कुछ बोझ से काम रुका भी, कुछ बोझ से पाँव रुका भी है, कुछ चलने की तैयारी है। कल और किसी की बारी थी, आज और किसी की बात। अब आज हमारी बारी है। एक नींद का झोंका आता है, एक नींद का झोंका आता है, यानी बहते रे जागिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में, ये धन दौलत भी बंधन है, घर बार गिरस्थी बंधन है, बीवी बच्चे बटमार भी है, बढ़ती संपत्ति बंधन है, खुद तेरा दिल गद्दार भी है। खुद तेरी हस्ती बंधन है। वो जितने दोस्त हमारे थे, वो जितने दोस्त हमारे थे, सब एक एक करके भाग लिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठ एक जंगल में,
औरों को सुख पहुंचाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, दुनिया में नाम कमाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है, खुद दानिस्ता मर जाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है। आखिर तक कब तक ये हाय हाय, आखिर कब तक ये हाय हाय, आशा की आग लिए अब रहिए बैठ एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए अब रहिए बैठ एक जंगल में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत हबीब अच्छा। साहब की आप भी थी, उन्होंने अपने ऊपर ही लिखा। तो जब इतनी शोहरत हासिल कर लेता है इंसान, तो उसको महसूस हो जाता है कि जितने दोस्त होते उतने दुश्मन भी, तो जुल्म का पहलू। तो बहुत गहरी पोइट्री है ये, तो साहित्य में ये भी आ गया गहरी। मेरा मतलब ये नहीं था जयंत के हाँ। चर्चा करें तो दायरे से बाहर चर्चा करें, दायरे के अंदर चर्चा करें, टॉपिक के दायरे के अंदर। इसमें तभी तो फोकस्ड रह पाएंगे ना। ठीक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मैं तो रंगमंच ही नहीं, मैं तो फिल्म की स्क्रीन प्ले, पुरानी फिल्में आजकल देखती हूँ यूट्यूब पे, मीना कुमारी की। तो उसमें बिमल रॉय की फिल्में, अबरार अलवी का स्क्रिप्ट, साहब बीवी गुलाम, स्क्रिप्ट इतना अच्छा, स्क्रीन प्ले बिल्कुल चुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, जितने शब्द चाहिए उतने ही हैं, और इतना कॉम्पैक्ट है, गठा हुआ है स्क्रीन प्ले। तो शब्दों में कितनी ताकत है। मैं सोचती हूँ कि उसी शब्द को, एक वाक्य को आपने किस अंदाज से बोला, अर्थ बदल जाएगा। आपने किस स्ट्रेस से बोला, अर्थ बदल जाएगा। आपका अगर बोलने का अंदाज अलग है तो उसका मतलब बदल जाएगा। और उसमें मतलब हमको तो ब्रह्म कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन, इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन। तो आप एक किसी वाक्य को, अगर आप कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी फिक्रा हो, आप अगर नेगेटिव अंदाज में बोल रहे हैं तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, आप पॉजिटिव अंदाज में बोल रहे हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे। तो सुनने वाला, देखने वाला, उसको क्या वाइब्रेशन मिलेंगे। तो ये ट्रेनिंग मिलती है। तो दिस इज वेरी गुड, बिकॉज इसमें क्या है, आपको परख शक्ति आपकी बहुत प्रबल हो जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है, थोड़ी दूरअंदेशी भी आ जाती है। जी, एक मेरा सवाल था, हाँ हाँ बोलो। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब हबीब साहब कोई भी नया प्ले तैयार की जब प्रोसेस में रहता था, यानी जब वो तैयारी करते रहते थे, तो बट चले जब रिहर्सल के बाद घर में आते होंगे और अम्मा से कुछ न कुछ तो बात होती होगी नाटक पे, क्योंकि दोनों नाटक के थे, तो वो किस तरह की बातें होती थी, या क्या उनमें किस तरह से होता था कि वो अगर कहते थे कि मैंने ऐसा सीन किया और शायद अम्मा ने उनका विरोध किया कि ये सीन ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो क्या होता था और आखिर में वो कहाँ पहुंचते थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत पर्टिनेंट सवाल किया। नहीं पर्सनल है, लेकिन वो मेरे लिए एक स्कूल है इसलिए पूछा मैं। हाँ, बात ये है कि हमारी अम्मा को भी पूरी ट्रेनिंग मिली थी थिएटर में, अमेरिका में, डेनवर कोलोराडो यूनिवर्सिटी में। She knew how to produce a play, she knew how to direct, producer। अगर अभी सब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी जी। और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, लाइटिंग, शी वाज ट्रेन्ड इन एवरीथिंग A to Z। करेक्ट। उनको वहाँ अमेरिका में जॉब नहीं मिल रही थी, तो उनके टीचर ने, कैम्पटन बेल ने कहा, मोनिका लुक एट योर स्किन, यहाँ रेशियलिज्म है, यू गो बैक टू योर कंट्री एंड वर्क देयर। तो वो वापस आई। तो क्या है कि उनको लगा, जब हबीब साहब के साथ शादी हो गई, उनको लगा कि दिस मैन नोज मोर देन आई डू। उनको लगा कि इनको ज्यादा ज्ञान है मुझसे। लेकिन वो उनसे सलाह लेते थे बाबा। जी हाँ।
थे कि हबीब ये ठीक नहीं है। तो हाँ। अगर उनको लेना होता था वो आइडिया, चाहे हाँ। वो सेट के बारे में हो या कॉस्ट्यूम या स्क्रिप्ट या डायरेक्शन या फला सीन की ब्लॉकिंग, तो वो ले लेते थे, और नहीं लेना होता था तो चुप रहते थे। बहुत चालाक आदमी थे, चतुर, वो चुप जी। रहते थे और जी। धीरे से, कुछ नहीं, वो युक्ति से काम करते थे। और बहुत से सीन्स तो हमारी अम्मा ने कोरियोग्राफ की, मिट्टी की गाड़ी के सीन्स, जो डेथ सीन है चरणदास चोर में, वो जी। अम्मा ने कोरियोग्राफ किया। डेथ सीन, चारों तरफ चार सैनिक, बीच में चोर, रानी की हाँ। पोजीशन क्या होगी, मंत्री की क्या होगी, पुरोहित की क्या होगी, दासी की कहाँ होगी। इट वाज ऑल मोनिका मिश्राज। पीपल डू नॉट नो दिस, जो लोग जानते नहीं है, ये उनकी कोरियोग्राफी थी। बहुत से जब वो चले जाते थे विलायत, हाँ। यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, तो रिहर्सल अम्मा लेती थी, तो वो कोरियोग्राफ करती थी उनकी एब्सेंस में। हाँ, तो वो फुल्ली फ्लेज्ड थी। और कभी कभी झगड़े भी होते थे, बहुत झगड़े होते थे। अरे मोनिका नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है ना, अभी ये ऐसा आर्गुमेंट होता था, हीटेड आर्गुमेंट भी होता था। और कभी कभी शांति भी होती थी, पीसफुली, कुछ आइडिया ले लिया, कुछ आइडिया रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस तरह से होता था। टीम वर्क था दोनों में, लाइक कंपेनियन, दोनों दोस्त जैसे काम करते थे। जी। और ईगो, जहाँ हमारी माँ को लगता था अब ईगो क्लैश हो रहा है, जैसे झगड़े होते थे या आर्गुमेंट, वो बैक सीट ले लेती थी। ये बहुत अकलमंदी की बात थी। बुद्धिमानी का कदम ये था कि वो पीछे हो जाती थी कि टू मेक पीस, शांति स्थापित रहने के लिए स्थापित रहना चाहिए। ये इंसान को झुकना पड़ता है, वरना तो ईगो ही आदमी को ले डूबेगा। और इतने आर्टिस्टों के बीच में ईगो क्लैश होता है। मैंने म्यूजिशियंस को देखा है कि उनका अगर तबला वादक उनके हस्बैंड है और वो गायिका है, तो ट्रेमेंडस ईगो क्लैश बाबा इतना ज्यादा होता है कि द मैरिज ब्रेक्स अप, ये भी होता है, शादी टूट जाती है, जी रिश्ते टूट जाते हैं ईगो क्लैश में। तो इसमें बहुत होशियारी से, सावधानी से काम करना पड़ता है। एक इंसान को झुकना पड़ेगा, तो तभी वो रिश्ता भी कायम रहेगा और शांति भी बनी रहेगी और काम भी चलता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, वरना ईगो तो इंसान को नष्ट कर देता है। तो बस ये था, अलग अलग सिचुएशन है, कुछ सीन लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। और सेट में जैसे हिरमा की हमारी कहानी में बहुत इलेबोरेट सेट था, कैनवस था, उसमें बांस था, उसमें राजा की ढाल और तलवार ये सब था। आगरा बाजार में भी बहुत तामझाम वाला सेट था। और कुछ बिल्कुल सिंपल सेट था, मिट्टी की गाड़ी में एक गोल चबूतरा, पीछे दो पीले पर्दे। तो वो तो 12 बार सेट बनाया कागज पे, तब गोल चबूतरे पे आए कि ये तो रस थ्योरी, वो तो बाय फ्लूक पहुंचे कि ये तो टाइम स्पेस एक्शन जो एरिस्टोटल की थ्योरी है, ये तो टूट रही है, टाइम भी टूट रहा है, स्पेस भी और एक्शन भी। तो फिर बाद में उन्होंने तर्जुमा पढ़ा नाट्यशास्त्र, बाद में जब ये खुद डिस्कवर किया, बाद में वो नाट्यशास्त्र का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ा कि ये तो रस थ्योरी है, इसमें टाइम स्पेस एक्शन का कुछ मायने ही नहीं है, उसमें तो रस नहीं टूटना चाहिए, रस भंग नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुछ वेस्टर्न थिएटर से सीखा था, इंग्लैंड में सीखा था, यूरोप से, सब उनको अनलर्न करना पड़ा। ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ABCD, फ्रॉम स्क्रैच। तो बहुत मेहनती आदमी थे, बहुत हिम्मत वाले थे, कभी हार नहीं मानी। तो कामयाबी का राज ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारी और दृढ़ता। मतलब खाली हॉल में शो हो रहे हैं, प्यारेलाल भवन में, गांधी मेमोरियल हॉल दिल्ली में, ITO में, 10 दिन 14 दिन, हमारी माँ कहती थी अभी कोई ऑडियंस ही नहीं आ रहा। 10 दिन 14 दिन, मतलब 10 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोनिका कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोडक्शन खुद देख रहा हूँ, कभी बालकनी में देखते थे, कभी आई में बैठ के, कभी फ्रंट में, कभी बैक में, इस तरह से। तो कभी हार नहीं मानी और लगे रहो मुन्ना भाई, ये सफलता का राज है। और एक जवाहरलाल नेहरू ने
पंडित नेहरू ने एक बात कही है कि सफलता का राज है टू पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स। आप छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन पे करेंगे ना, उन पे ध्यान देंगे ना, और आप तल्लीनता से काम करेंगे, एकाग्रता से और मेरा हिम्मत एक के एक्सपीरियंस साथ, है। तो कामयाब होगा। कामयाबी आएगी, लेकिन वो अपने समय अनुसार आएगी, जब आएगी तब आएगी। मेरा एक एक्सपीरियंस है उनके साथ में, इसलिए ऐसे ही छोटा सा। तो हाँ हाँ। मैं कहीं से आया था लौट के काफी दिनों बाद, तब का है। तो बहुत अच्छा ह्यूमर था उनके पास में। उन्होंने पूछा क्या देखा तुमने, बंबई में गए थे, कोई नाटक देखा? मैंने कहा हाँ देखा। तो नादिरा जी ने एक M.F. हुसैन के ऊपर नाटक किया था, तो मैंने कहा वो देख के आया। अच्छा। उसमें 80-90 लोग थे। तो बोले अच्छा वो देखा, उसमें पूछा उन्होंने ये रोल कौन ने किया, M.F. हुसैन का रोल किसने किया? मैंने कहा टॉम अल्टर ने किया। और जब मैं जाने लगा तो हाँ एकदम बुलाया, बोले अच्छा 1 मिनट सुनो, और हाँ। हल्के से शैतानी वाली मुस्कुराहट से मुझे पूछा कि माधुरी दीक्षित का रोल किसने किया था। अच्छा अच्छा। ह्यूमर था कि मतलब मैं पूरी बात सुन ली उनने नाटक की, फिर मैं जाने लगा तो पास बुला के मुझे पूछा, बोले बंटी एक बात बताओ कि माधुरी दीक्षित का रोल किसने किया था? तो मुझे इतनी तेज हंसी आई उस समय, और वो भी हंस दिए। तो ये था उनका, यही छोटी सी बात पे कितना जबरदस्त ह्यूमर है कि हाँ, वो ह्यूमर बहुत सटल होता था। जी आजकल तो ह्यूमर बहुत भोंडा होता है। वो सटलिटी तो चली गई जिंदगी से। चली गई, बिल्कुल सच। सटलिटी समझते नहीं है आजकल लोग, चाहे वो नहीं ह्यूमर हो कुछ भी हो, कि वो नहीं, संजीदा पने से कुछ बात हाँ कह दी, संजीदगी से जी, संजीदा समझते नहीं लोग। नहीं बिल्कुल सही, क्या बात। हाँ जी, ये स्क्रिप्ट याद कैसे कराते थे एक्टर्स को? जी। एक्टर्स स्क्रिप्ट कैसे याद कराते थे हबीब जी? क्या प्रोसेस क्या थी? अरे वो सब तो अनपढ़ थे, लिखे पढ़े बोल तो बोल थे के। नहीं, बाय रोट बोल बोल के, जैसे बच्चों को सिखाते थे ना, ए फॉर ए, आ ई, ऐसे रिपीट करते थे। मतलब जो लिखना पढ़ना जानता था कलाकार, वो लिखता था, वो एक वाक्य बोलता था या आधा सेंटेंस बोलता था, फिदाबाई उसको दोहराती थी या माला दोहराती थी, भुलवा दोहराता था। तो बार बार, बहुत मेहनत का काम था। बाय रोट, जो पुरानी अंग्रेजी में बाय रोट, के मेमोरी बहुत शार्प थी, इसलिए कि अनपढ़ थे तो मेमोरी एक फैकल्टी बहुत शार्प हो गई, स्मरण शक्ति, तो याददाश्त इतनी शार्प थी तो उनको याद हो जाता था। तो एक को सुपुर्द कर देते थे, द्वारका को या अमर सिंह को या उदय को, कि भाई अब तुम इनको ये करो। तो वो उनके साथ बैठे रहते थे और डायलॉग याद करवाते थे। तो इट वाज हार्ड वर्क, बहुत अपहिल टास्क बहुत था वो। मुश्किल का काम था, बहुत मुश्किल हाँ का हाँ, काम। बहुत मुश्किल का काम। पथरीली पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं और आपको ग्रिप है, लेकिन वो ग्रिप, मेमोरी वाज द ग्रिप। पैर और हाथ के लिए ग्रिप वाज द मेमोरी। तो आप पहाड़ पे चल रहे हैं, बिल्कुल स्टीप हिल पे आप चढ़ रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि थोड़ा पैर भी फिसलेगा, आप गिरेंगे भी, तो वो भी होता था। तो इट वाज वेरी वेरी हार्ड वर्क, बहुत परिश्रम किया। मैंने किसी को इतना परिश्रम करते हुए नहीं देखा। 102 डिग्री बुखार में उन्होंने ये ब्रेस्ट का अडेप्टेशन, ये शाजापुर की शांतिबाई स्क्रिप्ट लिखा है। 102 डिग्री बुखार में इतनी दृढ़ता थी उस आदमी में, इतना डिटर्मिनेशन था कि ये सीन तो, या ये 2 सीन तो मुझे लिखवाने ही है। बुखार की तरफ ध्यान ही नहीं था, ऐसा जुनून छाया रहता था काम का। तो एक उनके दोस्त थे शंभूनाथ हुलाल, कश्मीर के, वो बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर थे। 1977 में सब छोड़ छाड़ के उन्होंने योग इंस्ट्रक्टर बन गए, वो योगा टीचर। तो वो कहते थे कि जब देख रहे हैं, नैन लिख रहे थे बाबा 1992 में, तो कहते थे आप तो कर्म योगी हैं हबीब साहब, कर्म योगी बुलाते थे उनको। जैसे तपस्वी का ध्यान रहता है ना, बिल्कुल एकाग्र, चाहे घर में झगड़ा भी हो रहा है वो लिख रहे हैं, मतलब आपके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि सब तरफ से स्विच ऑफ कर ले। वो उन्होंने पूरी तरह वो एनर्जी टैप कर ली थी उस आदमी ने, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल यूनिक। मतलब मैं तो रूह के तौर पे बात कर रही हूँ,
कि बिल्कुल अलग ही आत्मा थी, साधारण आत्मा नहीं थी, और इंसान बिल्कुल असाधारण थी। इसलिए कि एक बार में सरस्वती ने सब कुछ उंडेल दिया था, हुस्न भी दिया था, उनको हुनर भी दे दिया था, आवाज भी कितनी अच्छी थी, खूबसूरत भी थे देखने में, सारा टैलेंट दे दिया था, म्यूजिकल टैलेंट, लिखने का टैलेंट, काव्य का टैलेंट, एवरीथिंग एट वन गो, यू सी। तो लेकिन इतना डिटर्मिनेशन, कभी हार नहीं मानी। मतलब कभी कभी उनको देख के ना हम माँ बेटी को तो डर लगता था। हम कहते थे तुम बहुत सेरिब्रल हो, यू आर ऑल ब्रेन्स एंड नो हार्ट। तो माय मदर वाज ऑल हार्ट, ब्रेन था लेकिन ऑल हार्ट, इट वाज वेरी इमोशनल। मैं तो आई हैव टेकन आफ्टर माय मदर, वेरी इमोशनल। तो अब जाके थोड़ा बैलेंस पैदा हुआ है इमोशन और माइंड, बुद्धि में। तो वो बहुत सेरिब्रल थे, उनकी ब्रेन की वायरिंग ही अलग थी, बिल्कुल ही अलग भाई। और कभी कभी जितने वो सीधे थे, सिंपल भोले थे ना, और वो बहुत बहादुर थे, निडर थे, डरते नहीं थे। बस उनकी ब्रेन की वायरिंग कभी कभी इतनी पेचीदा थी कि दूसरा आदमी जिसकी इतनी नहीं थी पेचीदा, वो तो उलझ ही जाता था। जिसकी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, जिसकी ब्रेन की वायरिंग, वो उलझ जाता था। हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कभी कभी। बट ही वाज, जितने वो सिंपल थे उतने कॉम्प्लेक्स भी थे। तो वो उनकी लिखावट में सादगी भी झलकती है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट प्रोसेस वो भी झलकती है उनके लेखनी में। मेरे ख्याल से अब ये हमने पूरा विस्तार को अब सार में समेट लिया है। एक एक गाना गा दो, एक चरणदास चोर का। नहीं, एक हम गाते हैं वो लाहौर का, आखिरी लाहौर वाला। का गा दी। हाँ लाहौर दिल का, खून है। जिस हाँ, लाहौर नहीं हाँ देखा। ठीक, बहुत ठीक। हाँ हाँ खून फिर खून है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है। खाके सहरात जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे में दाग पे या लाश बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंद है, फिर मन पे लपक सकता है, खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं शुक्रिया आप सभी लोगों का, मुझे प्रोत्साहन दिया, और आपके सवाल बड़े प्रेरणादायक थे। तो मैं मेरा मंच का शुक्रिया अदा करूंगी, और गीतांजलि जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये करवाया वीडियो और खुली बातचीत करवाई।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ बात करनी हो या बोलना हो तो बताएं। जैन सर। नहीं ठीक है ना, अब हम इसको यहीं पर, हाँ। हाँ हाँ चलिए ठीक। मैम धन्यवाद आपका। ये प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपके साथ का जो हम लोगों ने पुरानी यादों में एक झूला झूला, वो बहुत बहुत यादगार रहेगा। फिर से हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी शुक्रिया। जोहार ले। जोहार ले जोहार ले। इसका मतलब क्या होता है सर? नमस्कार। नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्कार। नमस्कार। वाह। नमस्कार। छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ी। हाँ ठीक है सर, 2 मिनट बचे हैं तो भी हम अब एग्जिट कर लेते हैं, या एक गाना आप सुना ठीक है। दीजिए जयंदा। मेरे को थोड़ी रहता है, मेरे को याद है गाना। नहीं, एक गाना कोई भी सुना दो, इतने जितने लोग हम लोग हैं उसमें से कोई भी एक जन गाना सुना दो। बंटीदा रुको, वसंत सुना। नहीं बंटीदा कुछ बोल रहे हैं। 1 मिनट बंटीदा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना। उनको करते नहीं आता, मैं कर रही तो हो नहीं रहा है वो। जीनू, हाँ बोले दादा। बोलो बंटी बोल। कौन, मैं? हाँ हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर जैन भाई गाना गा रहे हैं तो मैं एग्जिट करता हूँ फिर। मैं तो पहले ही मना कर दिया। मैं बहुत जरूरी काम है, मेरे को बहुत जरूरी काम है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। पहले ही मैं बोल दिया था। नहीं, गाइए जैन भाई, गाइए थोड़ा तो गाइए। मेरे को आता तो पागल हो गए। एक बार वो हाथ ऊंचा करके गाइए, गाइए तो हाथ ऊंचा करके गाइए, हाथ ऊंचा करके। छत्तीसगढ़ी भाई आता ही नहीं सवाल। अरे गुनगुना दीजिए, मत गाइए, गुनगुना दीजिए। काशीकर। हाँ वसंत गाएगा। अरे सर का हाथ लग गया। हाँ सर, अरे कोई तो एक गाना गा दो, 1 मिनट बचा है। आप गा दो। हाँ सर, मुझे नहीं आ रहा। आप गा दो। नहीं आप गीतों की अंजलि हैं, कोई एक अंजलि गा दीजिए, क्या है। हाँ बस, और क्या। अभी मैं होस्ट की भूमिका में हूँ, तो अपने प्रोटोकॉल में हूँ। अच्छा, टाइम बचा नहीं है फिर। हाँ चलिए, टाइम खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सबको बधाई। आज हमारा 100 व्याख्यान पूरा हो गया। चलिए, जो जुबान से निकला अच्छा निकला। वो एकदम से निकल गया। हो जाएगा। तो हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सर। दो 3 सेकंड बचा है, मैं इसलिए नहीं इसको एंड कर रही हूँ कि कई बार पहले एंड कर दो तो रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग लीव कर सकते हैं चाहे तो।